इस भाग में हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट भारतीय राज्य के स्वरूप से संबंधित दूसरे उपगम मार्क्सवादी उपगम का अध्ययन करेंगे. इन दिस पार्ट वी विल डील with Marxist approach of Indian state under the chapter of nature of Indian state. देखिए, राज्य के मार्क्सवादी उपगम को समझने से पहले हमें मार्क्सवाद को समझना आवश्यक होगा. और यदि संक्षेप में मैं मार्क्सवाद के उदय की बात करूं तो देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जब परंपरागत उदारवाद क्लासिकल लिबरलिज्म अपने पूरे ऊंचाइयों पर था और पूंजीवाद पूरी तरह स्थापित हो चुका था. औद्योगिक उन्नति और आर्थिक प्रगति के कारण समाज में जो नई संपत्ति पैदा हुई थी वह कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के पास इकट्ठा हो गई थी और कामगार वर्ग, श्रमिक वर्ग घोर शोषण और दुर्दशा का शिकार हो रहा था. ऐसे में उदारवाद ने मानव कल्याण और मानव स्वतंत्रता की जो आशा बंधाई थी उसे पूंजीवाद ने धूमिल कर दिया था. मार्क्सवाद ने पूरे मानव इतिहास का विश्लेषण करके इस समस्या को समझने और सुलझाने का प्रयास किया और इसी से मार्क्सवाद का आरंभ हुआ. मार्क्सवाद का नाम विशेषकर इसके दो मुख्य प्रवर्तकों के साथ जाना जाता है, कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के मित्र दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स. मार्क्सवाद के अंतर्गत मानव समाज की समस्याओं को हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, इतिहास के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाता है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों, म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्टरी पावर्स और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है. यह संघर्ष उत्पादन प्रणाली की गलतियों के कारण पैदा होता है, जिसमें कुछ लोग उत्पादन के साधनों पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं और शेष समाज को अपनी शर्तों पर मजदूरी और श्रम करने के लिए विवश कर देते हैं, जिससे अमीर और गरीब, धनवान और निर्धन, हैव्स एंड हैव्स नॉट अस्तित्व में आ जाते हैं और क्रमशः डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लास का जन्म होता है. और इन दोनों वर्गों के हितों में सामंजस्य की कोई संभावना नहीं है. पूंजीवाद के अंतर्गत इनका संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया है. इसलिए मार्क्स ने विश्व भर के कामगार वर्ग को संगठित करने और पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान किया है और क्रांति के बाद उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, सोशल ऑनरशिप स्थापित करके सोशलिज्म की नींव रखने की बात कही है. इस अवस्था में पूंजीवाद के अंतिम अवशेषों को हटाना होगा. यहां पर पूंजीवाद के अंतिम अवशेषों को हटाने से मार्क्स का अभिप्राय है कि जब पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति की जाएगी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में, थ्रू द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, उस दौरान पूंजीवाद समर्थक तत्वों का विनाश किया जाएगा और इसे कार्ल मार्क्स ने संक्रमण काल भी कहा था. और इसके उपरांत सारे स्वस्थ व्यक्तियों के लिए श्रम को कंपलसरी बनाकर प्रौद्योगिकी और उत्पादन की शक्तियों का पूर्ण विकास करना होगा ताकि उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाया जा सके. समाजवाद की विकसित अवस्था में सामाजिक भेदभाव मिट जाएगा और एक क्लासलेस सोसाइटी, वर्गहीन समाज में मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होकर अपने इतिहास का निर्माता बन पाएगा. जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्क्सवाद विशेष रूप से कार्ल मार्क्स और उसके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों का निचोड़ है, लेकिन इस विचारधारा का विकास बाद में लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग और मार्शल टीटो ने भी किया. मार्क्सवादी विचारकों में रोजा लग्जमबर्ग, ग्राम्स्की, ट्रॉट्स्की का नाम भी उल्लेखनीय है. लॉस्की ने एक बड़ी दिलचस्प बात कार्ल मार्क्स के बारे में कही है.
लॉस्की का कहना था कि किसी भी पहलू से देखें तो कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग है। और इसके विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को अस्त व्यस्त एक डिस्टर्ब रूप में पाया और उसने उसे एक आंदोलन का रूप दे दिया और उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन और गति प्रदान की गई। अपने जीवन काल में मार्क्स ने केवल साम्यवादी विचारधारा का ही प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि श्रमिक वर्ग को संगठित करने के लिए मार्क्स ने वर्कर्स एजुकेशन यूनियन की स्थापना की और स्वयं श्रमिकों के एक संगठन कम्युनिस्ट लीग का सदस्य भी बना। और मार्क्स ने लंदन में इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन का गठन भी किया, जिसे विश्व में फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। यदि हम मार्क्स की रचनाओं की बात करें तो इसमें पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट और दास कैपिटल बहुत मुख्य है। दास कैपिटल पुस्तक को 3 भागों में लिखा गया है और मार्क्स की रचनाओं में 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं, दास कैपिटल और साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबल माना जाता है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स के विचारों का स्पष्ट और प्रामाणिक, क्लियर एंड ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन मिलता है। यह रचना सर्वाधिक मान्य रचना मानी जाती है और एक पॉलिटिकल थिंकर सेबाइन ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में लिखा है कि आज तक जितने भी क्रांतिकारी ग्रंथ लिखे गए हैं, यह उनमें सबसे अधिक क्रांतिकारी रचना है, रेवोल्यूशनरी लिटरेचर है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अंतिम वाक्य था, सर्वहारा क्रांति के आतंक से शासक वर्ग को कांपने दो, श्रमिकों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है और जीतने के लिए सारा जगत, इसलिए समस्त संसार के मजदूरों तुम एक हो जाओ। संक्षेप में, मार्क्सवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा प्रस्तुत की गई और इसमें यह माना गया कि पूंजीवादी व्यवस्था केवल श्रमिकों के शोषण का एक साधन है। इसमें अमीर और अमीर व गरीब और गरीब होता चला जाता है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था को संघर्ष के माध्यम से हटाकर उसके स्थान पर एक समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जो वर्ग विहीन हो, उस व्यवस्था को स्थापित किया जाए ताकि श्रमिक और मजदूर वर्ग का शोषण समाप्त किया जा सके। यदि हम भारतीय राज्य के संदर्भ में मार्क्सवादी उपागम का विश्लेषण करें तो यह बात हमें मालूम हो चुकी होगी कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स की यह धारणा थी कि राज्य ना तो निष्पक्ष एजेंसी है और ना ही एक कॉमन ट्रस्टी है। दूसरे शब्दों में, सरकार सिर्फ शक्तिशाली वर्गों के यानी पूंजीपति वर्गों के अधिकारों की ही रक्षा करती है और मार्क्सवादियों के अनुसार हर राज्य में कुछ प्रतिष्ठा के पद होते हैं जिन्हें कमांड पोजीशंस, नियंत्रणकारी पद कहा जा सकता है, जैसे राज्य की सेना, पुलिस ऑफिसर्स, न्यायपालिका, सिविल सर्विसेज, संसद, कार्यपालिका पर समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग का आधिपत्य है। यदि संसद सदस्यों, उच्च सैन्य अधिकारियों और प्रशासकों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को स्टडी किया जाए तो पता चलेगा कि ये व्यक्ति या तो इंडस्ट्रियल या बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से जुड़े हुए हैं और या फिर उच्च मध्य वर्ग से संबंधित है। समाज का प्रभावी वर्ग इन व्यक्तियों के माध्यम से मनचाहा कानून बनवा सकता है। यदि समाज का कमजोर वर्ग इनका विरोध करे तो पुलिस और सेना के माध्यम से उसका दमन कराया जाता है। इस प्रकार राज्य
और राजनीतिक संस्थाएं, स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पूंजीपतियों के उनके शोषण कार्य में मदद करती है और इस तरह से वे एक प्रभावी वर्ग के विशेष अधिकारों की ही रक्षा करती है। इसके उपरांत हमें भारत में वर्ग संरचना को समझना होगा, द क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया। देखिए, भारत के संदर्भ में वर्गीय संरचना का अर्थ यह है कि देश में एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग है जिसमें थोड़े बहुत पूंजीपति, बड़े औद्योगिक घरानों के व्यापारी, जमींदार शामिल हैं, प्रशासक वर्ग, न्यायाधीश और सेना के अधिकारी भी इन्हीं उच्च वर्ग और धनी वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। दूसरा वर्ग वह विशाल वर्ग है जिसमें आम लोग शामिल होते हैं, जो कि गरीब, किसान, खेतीहर, मजदूर, कारखानों में काम करने वाला श्रमिक या फिर असंगठित क्षेत्र में, जैसा कि हम जानते हैं भारत का 98% इकोनॉमी इनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू संचालित है और इसमें घरेलू नौकर, बोरियां ढोने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले लोग, बीड़ी बनाने वाले मजदूर, पत्ते और दोनों बनाने वाले आदिवासी महिलाएं और ऐसी बहुत सी महिलाएं जो अपने घरों में छोटा मोटा काम करती हैं और असंगठित क्षेत्र में इन्हीं की गिनती की जाती है। उपरोक्त इन दो वर्गों के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जिसे मिडिल क्लास, मध्य वर्ग कहा जाता है। शहरों में अब पहले की अपेक्षा मध्य वर्ग का पलायन ज्यादा तेजी से हो रहा है, आगमन ज्यादा तेजी से हो रहा है, गांव से शहरों की तरफ ज्यादा तेजी से हो रहा है। गांव में भी हरित क्रांति के फलस्वरूप मध्य वर्ग का निर्माण हुआ है। यह वर्ग समाज का सबसे ज्यादा शिक्षित और मुखर वर्ग है, पर आमतौर पर इसकी प्रवृत्ति उच्च वर्ग का साथ देने की होती है, क्योंकि उच्च वर्ग के बाद इसी वर्ग ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। इसके उपरांत जो नव मार्क्सवादी विचारक है, देखिए वो विचारक जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बाद आए, उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से अपनी सहमति भी रखी, लेकिन कार्ल मार्क्स का जो हिंसक क्रांति का सिद्धांत था उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने कुछ अन्य उपायों की बात की, परंतु इनका विश्वास मार्क्सवादी विचारधारा में था कि पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर एक समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए। नव मार्क्सवादियों में हर्बर्ट मार्क्यूस, थियोडोर एडर्नो, मैक्स हर्खाइमर, जुर्गेन हैबरमास और अन्य बहुत से विचारक आते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस ने इस मार्क्सवादी घटनाक्रम की व्याख्या एक नए ढंग से की है। इन्होंने अपनी किताब द वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मानव में लिखा है कि आज के उन्नत समाज में व्यक्ति पर अमीरी और उपभोक्तावाद, एफ्लुएंस एंड कंज्यूमरिज्म का एक भूत सा सवार हो चुका है। उसका व्यक्तित्व बस एक ही आयाम में सिमट कर रह गया है और वह है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा या उपार्जित करना या खरीदना। हर्बर्ट मार्क्यूस के अनुसार लोगों ने यह सोचना बंद कर दिया है कि उत्पादन की कौन सी पद्धति बेहतर है, यानी कि पूंजीवादी बेहतर है या समाजवादी बेहतर है, किस किस्म का लोकतंत्र होना चाहिए जिससे कि वास्तव में वे सरकार में सक्रिय सहभागिता निभा सके। और वर्गीय संरचना के विश्लेषण के बाद मार्क्सवादी विचारक भारतीय राज्य की प्रकृति के संबंध में निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इन सभी लोगों का मानना है कि भारतीय राज्य, द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज अ कैपिटलिस्ट। भारतीय राज्य वास्तव में एक पूंजीवादी राज्य है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत
पिछड़ी हुई अवस्था में थी, फिर भी भारत में एक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग पैदा हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूंजीपतियों ने अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत किया और ब्रिटेन को युद्ध के दौरान सप्लाई किए जाने वाले माल के मुनाफे से पूंजीपतियों ने ब्रिटिश स्वामित्व वाले अनेक इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस को भी खरीदा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई और इसके उपरांत धीरे धीरे विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया और 1991 के पश्चात विदेशी पूंजी निवेश की गति बहुत बढ़ा दी गई। मार्क्सवादियों का कहना है कि विदेशी कंपनियां बुनियादी और भारी उद्योग स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस क्षेत्र में जो भी सहायता भारत को मिली वह समाजवादी देशों द्वारा प्रारंभ में दी गई, जैसे रशिया। यह सहायता पूंजीवादी राष्ट्रों पर भारत की निर्भरता को कम करने में बहुत महत्व रखता है। भिलाई, बरौनी, रांची, दुर्गापुर, अन्य अनेक संस्थान जो देश में स्थापित किए गए भारी उद्योगों के नाम पर, वे आर्थिक निर्भरता और स्वतंत्रता की ओर हमारे प्रगति पथ पर एक मील का पत्थर बनते चले गए। दूसरी बात जो मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि वैश्वीकरण और बाहरी विदेशी पूंजी निवेश अपने साथ अनेक बुराइयों को लेकर भारत में घुसा। Here we can say the demerits of globalization and foreign direct investment in India has come with huge demerits. भारत ने अपने दरवाजे बाह्य पूंजी निवेश और विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए हैं और इस संदर्भ में मार्क्सवादियों का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी निजीकरण और विश्वव्यापीकरण की नीतियां भारत के लिए हानिकारक साबित होंगी। एक और आत्मनिर्भरता, देशी उद्योग धंधे और आर्थिक संप्रभुता को लगातार चौपट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विदेशी पूंजी को नई नई छूटें दी जा रही हैं और वित्तीय क्षेत्र को विदेशी एजेंसियों के लिए खोलने का खतरा आज मोल लिया जा रहा है। मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन, भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरों के शिकंजे ने देश की इकोनॉमी को घेर रखा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार बीमा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहना चाहिए। इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। बैंकिंग क्षेत्रों के निजीकरण के रुझान को रोका जाए और बैंकों को जवाबदेह बनाने के लिए बहुत सारे सुधारात्मक कार्य आज किए जाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश में एक एक करके बड़े वित्तीय घोटाले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। राज्य के मार्क्सवादी उपागम में मार्क्सवादियों का अगला विचार है कि स्टेट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड। राज्य केवल भूस्वामियों और जमींदारों के निहित स्वार्थों का पोषण करता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कृषि व्यवस्था क्वासी फ्यूडल अर्ध सामंती निहित स्वार्थों के चुंगल में जकड़ी रही। 1960 के डेकेड में न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी से ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति लाने में मदद मिली और उत्पादन के साधनों में भी वृद्धि हुई। पर जहाँ तक गरीबी का प्रश्न है वह आज भी जस की तस बनी हुई है। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे मजदूरों का महानगरों से अपने गांव की तरफ पलायन यही दिखाता है कि भारत में आज भी गरीबी की स्थिति यथावत बनी हुई है। यहाँ पर मार्क्सवादियों का कहना है कि आज भी गरीब किसानों की संख्या बहुत बड़ी है। केवल 10%
किसान परिवारों का कुल 58% कृषि भूमि पर कब्जा है। इसलिए अधिकांश किसानों को अपने फालतू समय में या अतिरिक्त समय में दूसरों की ज़मीनों पर मजदूरी के रूप में कार्य करना पड़ता है। और देश में आज बंधुआ मजदूरों की संख्या भी लाखों में है। जहां न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का प्रश्न है, उससे क्लास डिफरेंसेस को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है, क्योंकि इन सुविधाओं से केवल जो धनी किसान है केवल उसी को फ़ायदा पहुंचा है। इसका एक कारण तो यह है कि ये लोग अपने कृषि फार्मों का यांत्रिकरण करके दोहरी या तीसरी फसल उगाने में कामयाब रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने फसल ढांचे में परिवर्तन करके, इसे कहते हैं चेंजिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न, करके व्यापारिक फसलों को उगाने पर ज़्यादा जोर दिया। ऐसे छोटे किसानों की आर्थिक दशा और भी खराब हो गई जो जोतने के लिए भूमि पट्टे या किराए पर लेते हैं। मार्क्सवादियों का कहना है कि धनी किसानों ने ग्राम पंचायतों, लोन कमेटीज और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हथिया लिया है। ये शासक वर्ग का ही अंग है और राजनीतिक सत्ता का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी संपत्ति और विशेष अधिकारों की रक्षा होती रहे। मार्क्सवादी नेता यह मानते हैं कि आज़ादी के बाद 4 राज्यों में अभी भी भूमि सुधार हुए हैं। जिन 4 राज्यों में अभी तक भूमि सुधार हुए हैं उनमें वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर है। वे चाहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स को, भूमि सुधार को देश में व्यापक रूप से लागू किया जाए। कृषि उपज और थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिससे कि किसानों को अपने माल की उचित कीमत हासिल हो सके। और कहीं कहीं मार्क्सवादियों का ये भी कहना है कि आज देश में नक्सलवाद का मूल कारण भी भूमि का असमान वितरण है। राज्य के मार्क्सवादी उपागम का अगला तर्क है कि राजनीति, प्रशासन और न्यायपालिका और सेना पर आज दक्षिणपंथी ताकतों का प्रभुत्व देखा जा सकता है। We can see that right forces dominate the authoritative positions in India. Either it is bureaucracy or judiciary or armed forces. मार्क्सवादियों ने उन सभी दलों और व्यक्तियों को दक्षिणपंथी, राइटिस्ट माना है जो परंपरागत अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर है। यहाँ पे परंपरागत अर्थव्यवस्था का मतलब है परंपरागत उदारवाद, जिसमें अधिकतम आर्थिक स्वतंत्रता और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती थी। जहाँ तक पॉलिटिशियंस का प्रश्न है, वे सभी भारी पैसा खर्च करके अपने वर्तमान पदों तक पहुँचे हैं। राजनीति में आम आदमी के प्रवेश की गुंजाइश ना के बराबर है। भारत में गरीब और अशिक्षित लोगों को अपना वोट राजनेताओं के पक्ष में करवाने के लिए धनराशि का अंधाधुंध इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान किया जाता है। यदि नौकरशाही के संदर्भ में देखें तो राजनीतिक सत्ता का वास्तविक उपयोग विशेष अधिकार प्राप्त नौकरशाह करते हैं जो आम जनता से कटे हुए हैं और शोषक वर्ग के हितों के आज्ञाकारी सेवक हैं। उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए नौकरशाह को भ्रष्ट करता है। इसलिए उच्चतम प्रशासनिक क्षेत्रों में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो सार्वजनिक जीवन के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इसलिए तटस्थ नौकरशाही, एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की आज भी आवश्यकता बनी हुई है। दूसरी तरफ यदि न्यायपालिका की बात कही जाए तो मार्क्सवादियों का मानना है कि न्यायाधीशों की भर्ती चूँकि हाई मिडिल क्लास, उच्च मध्य वर्गों से हुई है, इसलिए वे स्वभाव और प्रशिक्षण से थोड़े कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी होते हैं। इनकी नियुक्तियों में भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा देखा गया है। अभी हाल ही में भारत में नेशनल
जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी, जिसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जजेस की नियुक्ति के लिए ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। जो पुरानी प्रक्रिया चली आ रही थी कॉलेजियम के थ्रू, वही प्रथा को, उसी नियम को जारी रखा जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्यायाधीश क्रांतिकारी परिवर्तनों का विरोध करते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवीवर्स के विषय में दिए गए निर्णय संपत्ति के अधिकार का पोषण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने संविधान संशोधन को अवैध घोषित करने का अधिकार अपने हाथों में ले लिया है। यहाँ पर विशेषकर मार्क्सवादी न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा की आलोचना करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार चूंकि सभी नियम और अधिनियम जन प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं और यदि न्यायालय इन अधिनियमों को अवैध घोषित करने लगेगा या अवैध घोषित करने की शक्ति हासिल करने लगेगा तो किसी हद तक लोकतंत्र का सिद्धांत विफल हो जाता है। इसके उपरांत सभी मार्क्सवादियों का कहना है कि जितने भी सैनिक पदाधिकारी हैं, जितने भी सेनाओं में उच्च पदों पर ऐसे व्यक्ति विराजमान हैं जो किन्हीं खास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं या उनके पिता या रिश्तेदार सरकारी अफसर हैं या जो प्रभावशाली ढंग से इंग्लिश बोल सकते हैं, वास्तव में उच्च मध्य वर्ग के लड़के ही सैनिक अफसर बनते हैं। अगले तर्क के रूप में सभी मार्क्सवादियों का कहना है कि प्रादेशिक स्वायत्तता, रीजनल ऑटोनॉमी, हमारे राज्य का ढांचा हालांकि संघीय है लेकिन असल में सारी सत्ता और अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में सिमट गई है। भारतीय संघ में शामिल सभी राज्यों को लिमिटेड ऑटोनॉमी, सीमित स्वायत्तता और सत्ता प्राप्त है। फलस्वरूप डिफरेंट स्टेट्स के इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट में आज गतिरोध पैदा हो रहा है। इससे केंद्र और राज्य के आपसी रिश्तों में भी कड़वाहट पैदा हो गई है। पूंजीपति सिर्फ विकसित प्रदेशों में ही पूंजी लगाना चाहता है। इसी विषम स्थिति का लाभ उठाकर जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, प्रांतीयता की भावना को, क्षेत्रवाद की भावना को उभारती है और कभी कभी यह हिंसा का रूप भी ले लेती है, जिससे समूची देश की प्रगति बाधित होती है। सभी मार्क्सवादियों ने राज्य के स्वरूप में अगले तर्क के संदर्भ में माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु मार्क्सवादियों की धारणा है कि अल्पसंख्यक वर्ग आज भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के शिकार है और दंगों के दौरान उन्हें समुचित संरक्षण नहीं मिल पाता। सभी मार्क्सवादी अगला आक्षेप पूंजीवादी कल्याणकारी स्वरूप यानी भारतीय राज्य के पूंजीवादी कल्याणकारी स्वरूप पर करते हैं। राज्य इस बात की व्यवस्था करता है कि नागरिकों को एजुकेशन, हेल्थ और रेजिडेंस, आवास की सुविधाएं सुलभ हो, उनके रहन सहन और खान पान का अच्छा स्तर रहे। राज्य के इन वेलफेयर पॉलिसीज, कल्याणकारी कार्यों के विषय में मार्क्सवादियों की धारणा है कि पूंजीवादी राज्य इस तरह की सुविधाओं को इसलिए जुटाता है ताकि लोग शांत रहें और उसके विरुद्ध क्रांति ना करें। रैल्फ मिलीबैंड ने इस संदर्भ में कहा है कि इन सुधारों का अर्थ ये नहीं है कि शासकगण पूंजीवाद के विरुद्ध है। उनके इन सभी कार्यों का सीधा सीधा अर्थ यह है कि वे पूंजीवाद को कायम रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, कल्याणकारी कार्यों के बावजूद भारतीय राज्य का मूल स्वरूप आज भी पूंजीवाद है और पूंजीवादों का समर्थन और पूंजीवादियों का समर्थन भारतीय राज्य आज भी कल्याणकारी राज्य के रूप में कर रहा है। सभी मार्क्सवादियों ने भारतीय राज्य की एंटी कॉलोनियलिज्म पॉलिसी, उपनिवेशवाद विरोधी नीति का समर्थन करते हुए कहा है कि
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आमतौर पर भारत की विदेश नीति का समर्थन किया है। भारत सरकार ने क्यूबा संकट के दौरान सोवियत संघ का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के दाखिले का भी भारत ने समर्थन किया। इसी प्रकार कांगो, वियतनाम और मलेशिया के प्रश्नों पर भी भारत ने उपनिवेशवादी षड्यंत्रों के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाया। मार्क्सवादियों के अनुसार ये सभी कदम प्रगतिशील नीति के परिचायक हैं, परंतु जुलाई 2008 में सभी भारतीय मार्क्सवादियों ने इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील, भारत अमेरिकी नाभिकीय संधि के मुद्दे पर सभी वामपंथियों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वहीं इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप का भी कम्युनिस्टों ने भारी विरोध किया। यदि मार्क्सवादी उपागम का भारतीय राज्य के संदर्भ में विचारों का विश्लेषण करने के उपरांत यदि हम उसका मूल्यांकन करें तो इसका मूल्यांकन कई आधारों पर किया जा सकता है। पहला, देखिए, यह कहना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगता कि राज्य के अधिकारीगण और प्रशासन या स्वयं राज्य भी सिर्फ एक वर्ग के हितों में कार्य करके अपना अस्तित्व बचाए रखेगा। राज्य को विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों का सामना करना पड़ता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ट्रेड यूनियंस और बहुत से सिविल ऑर्गेनाइजेशंस और समुदाय। इसलिए राज्यों के प्रति लोगों का भरोसा तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि उनका यह विश्वास बना रहे कि राज्य एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन है, राज्य एक तटस्थ और निष्पक्ष संस्था है। राज्य को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सभी समुदायों और वर्गों का समर्थन चाहिए। नए वामपंथी विचारक खुद भी यह स्वीकार करते हैं कि लेनिन द्वारा पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक राज्यों को बुर्जुआ लोकतंत्र, बुर्जुइस डेमोक्रेसी का नाम देना गलत है। सभी मार्क्सवादियों ने बुर्जुआ शब्द विशेषकर पूंजीवादियों के संदर्भ में किया है। ये बात आप अवश्य ध्यान रखिएगा। दूसरा, मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। वास्तविकता यह है कि अभी सभी देशों में नियंत्रित अथवा कम्युनिस्ट इकोनॉमी के स्थान पर मार्केट इकोनॉमी को लाया जा रहा है। आप चीन का उदाहरण देख लीजिए, आप रशिया का एग्जाम्पल देख लीजिए और उत्तर कोरिया में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है उस ढांचे का विस्तार लगातार होता जा रहा है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने आप को समय के अनुकूल ढालने की एक असीमित क्षमता भी होती है। इस समय पर पैदा हुए संकटों से उबरने का रास्ता भी वह स्वयं तलाश कर लेगा। पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के सभी कम्युनिस्ट देशों ने यह साबित कर दिया है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी मनुष्य के मूल प्रकृति के खिलाफ है और आज सभी खुशहाल देश पूंजीवादी हैं, समाजवादी नहीं। इसके उपरांत यहाँ पर मैं भारतीय राजनीतिज्ञ या भारतीय राजनीतिक विशेषज्ञ रजनी कोठारी की बात को दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि भारत की दोनों प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अपने आप को मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी मानने वाले विचारकों के पास आज कोई ठोस सामाजिक एजेंडा और कार्यक्रम, सोशल एजेंडा एंड प्रोग्राम नहीं है। वे सिर्फ अपने परंपरागत घिसे पिटे मुहावरों का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि बुर्जुआ वर्ग, छोटे बुर्जुआ, कुलक मीन्स बड़े जमींदार, बिग लैंडलॉर्ड्स, और सर्वहारा, प्रोलेटेरिएट। उनके अपनी पार्टी संगठन में आज दलितों, पिछड़ों और उपाश्रित लोगों को ऊंचे स्थान बहुत कम मिले हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है, जैसे लोग अमर नहीं होते, इसी प्रकार उनके विचार भी हमेशा के लिए प्रासंगिक नहीं रह सकते। विचारों को भी अपने समय के मुताबिक बदलना होता है। इसलिए आज के लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूंजीवादी व्यवस्था को वापस पलट देना असंभव सा दिखाई देता है। और चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था एक विश्व की वास्तविक अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जिससे वापस पीछे हटना शायद आज संभव दिखाई नहीं देता,